गुड इवनिंग गाइस। सर। जी। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। नहीं हेलो सर, बोल दो हेलो तो। बोलो। तो वीडियो खोल के हेलो बोलो। नहीं, पहले आप हेलो बोलो। हेलो। अब मैं वीडियो ऑन करती हूँ, रुको। ये क्या था? गुड इवनिंग अक्षांश, गुड इवनिंग कुशाग्र, अनंत गुड इवनिंग, प्रियांश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जानबूझ के मुझे नहीं बोलोगे, मुझे मैं सर। आई नो यू। तो हेलो बोला तो तेरे को तो बच्चे की जान लेगी क्या? देख रहा आज मेरा भी चांद कितना चमक रहा है, देखो। सर मेरा कीबोर्ड चमक रहा है, देखो। बिल्कुल मेरे टकले की तरह। रंग बिरंगा ये। हाँ, ये मेरे पास भी आरबीजी वाला। नित्या, तुमने वीडियोस देख लियो वाले बाकी दो? यस सर। पक्का? हाँ हाँ, नोट्स बनाए हैं पूरे। दिखाओ। देखिए। मुझे सिर्फ जसप्रीत पे भरोसा होता है और किसी पे नहीं। ये रखो। दिख रहा है आपको? अरे बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है, अरे क्रिस्टल आप क्लियर। आज छोटो सर आप- बैकग्राउंड के साथ दिखा रही है, देखो सर। सर, हाँ। आज आपके स्टूडेंट की तारीफ हुई है। उसे बोला गया है कि वो सीरियस है। ओके गुड, यस अब दिखा। क्या तू सीरियस है? तू हाँ सीरियस तो है। अरे, पढ़ाई की तारीफ हुई है मेरी आज। क्या मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा? कोई बात नहीं। ओके गाइस, फटाफट से अपने वीडियो सब लोग टर्न ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके चलिए, बाकी सब चीजें छोड़ेंगे, अभी पूरा फोकस रखेंगे। सो वैसे मेरा इंटेंशन ये था कि मैं डीआरआर का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा, फिर आज हम लोग डीआरआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, फिर मैं डीआरआई का कॉन्सेप्ट बताता, फिर प्रैक्टिस करते। बट मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि हम सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लें, फिर एक साथ प्रैक्टिस करें, तो थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। और अगर कंफ्यूजन हमें हुआ, जो मुझे नहीं लगता है होगा, बट स्टिल हुआ, तो फिर हम फिर से रिविजिट कर लेंगे कॉन्सेप्ट्स को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम लोग डीआरआई का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने डीआरआर को बड़े डिटेल में एक एक बिल्कुल चीज उसकी समझ ली थी। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो क्वेश्चन में कैसे होगा वो हमने नहीं डिस्कस करा था, बट एटलीस्ट हमें आइडिया हो गया कि डीआरआर में होता क्या है। ओके आपकी सो बात पे याद है। एक बार जल्दी से फटाफट से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने डीआरआर का कॉन्सेप्ट करा था, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जब हम डीआरआर का कॉन्सेप्ट करते हैं कि कब क्रिएट करना है। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक डेट टू क्रिएट द डीआरआर? नो, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, कोई डेट नहीं दिया है, जिस इतना बोला गया है बिफोर द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन स्टार्ट। तो जैसे ही रिडम्पशन स्टार्ट होगा हमें डीआरआर बना लेना है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए ये जितने भी प्रोविजंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू डीआरआर और डीआरआई, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव सिक्योरिटी टू द डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर है वो सिक्योर्ड रहे कि उसका पैसा मिल जाएगा। अदरवाइज कंपनी के पास जब फंड्स अवेलेबल होते हैं तो कंपनी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देगी, और जब रिडम्पशन का समय आएगा, कंपनी भले अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं पड़ा होगा, फंड्स नहीं होंगे, तो वो पे नहीं करेगी, तो दिक्कत जा सकती है। इसलिए कंपनीज एक्ट ने ये रूल बना दिया कि भैया इफ यू आर गोइंग टू रिडीम योर डिबेंचर, you have to create provision for DRR and you have to do the investment. सर Now नहीं हो depend। रही ठीक आवाज। बस इतना बता दीजिए कि डीआरआर और डीआरआई क्यों क्रिएट करते हैं वो। ओके, मैंने जो बोला था वो मैं फिर से बोल देता हूँ। सो कंपनी जो ये प्रोविजन बनाती है रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी देना, कि ये सिक्योरिटी देना, ये प्रॉमिस देना कि जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करने का समय आएगा तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स पड़े होंगे कि वो आपको पैसा दे दे। सो दो तरीके से सिक्योरिटी करिए, एक तो प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर दिया। प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर दिया तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो कैश बच जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अब आप डीआरआर तो बना दिया, प्लस आप कहीं पर पैसे अपने इन्वेस्ट भी करके रख लीजिए, इससे भी पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सो जब रिडम्पशन करने की बारी आएगी तो कंपनी इन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देगी, और जो पैसा आएगा उससे पेमेंट कर देगी। जरूरी नहीं उससे, इन्वेस्टमेंट करने के पीछे की इंटेंशन ये है कि पैसा सेफ रहे ताकि समय आने पर वो हमारे पास अवेलेबल हो। एम आई क्लियर? सो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? कंपनीज एक्ट ने कुछ सिक्योरिटीज बताई हुई है, उन्हीं में ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट कहाँ होना है, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस कि हमें बताना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमारा फोकस सिर्फ यह है कि इन्वेस्टमेंट होगा। सो वी हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो अगेन जैसे डीआरआर में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। सो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो क्या है? हाउ मच? सर डीआरआर ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी ही बनाती है।
हाँ, DRR सिर्फ अनलिस्टेड, नॉन MBFC, नॉन HFC, हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ वही बनाएगी ओनली, इसके अलावा कोई नहीं। के साथ क्या होता है? क्या लिस्टेड कंपनीज और HFC FC इनके साथ यार, क्या ये होता मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जितनी भी कंपनीज है, जैसे लिस्टेड कंपनी है वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके दूसरे प्रोविजन बने हुए होंगे, है? तो थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। और जो बैंकिंग कंपनी है तो वो बैंकिंग के रूल्स के हिसाब से उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रखी रहती है, तो अगेन दूसरी सिक्योरिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। अनलिस्टेड कंपनी के साथ दिक्कत थी, इसलिए उनको बोल दिया। नाउ क्वेश्चन क्या आता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ, हाउ मच। सबसे पहले जैसे DRR कितना था 10%, ये कितना आ जाएगा मिनिमम 10%? 15%। अच्छा, 15% भी किसका? 15% ऑफ डिबेंचर्स टू Yes, बी रिडीम्ड in the current year before 31st March of next year। सर, इस कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 10 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो रिडीम करने हैं, और कंपनी ने ये डिसाइड करा हुआ है कि हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। सो 2 इंस्टॉलमेंट कैसे होगी? पहले 6 लाख की करेंगे रिडम्पशन 31 मार्च 23 को, और नेक्स्ट 4 लाख का रिडम्पशन करेंगे 31 मार्च 2024 को। तो अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है करंट ईयर में? इस ईयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो करंट ईयर अभी हमारा कौन सा पहला साल 31 मार्च 23। तो जरूरी नहीं है कि पूरे 10 लाख का 15% हम लोग इन्वेस्ट कर दे। आप करते हो तो आपकी मर्जी है, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 15% ऑफ व्हाट? डिबेंचर्स टू बी रिडीम इन करंट ईयर बिफोर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब इस डेट पे जितना रिडीम करना है दैट इज 6 लाख। सो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6 लाख का 15%, दैट इज 90,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये समझ में आया? सो अभी एक चीज याद रखेंगे, 15%। उसके बाद इन्होंने इस चीज में और एक और चीज एडिशन जोड़ दिया, प्लस ये तो बोला कि 15% बनाना है, और आगे क्या बोला? दैट इट शुड नॉट गो बिलो 15% एट एनी टाइम। सर, अब ये क्या बोल दिया आपने? चलिए टेक एन एग्जाम्पल कि यही वाला केस लेते हैं जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं। 10 लाख रुपीज रिडीम करने थे, 6 लाख और 4 लाख। सो हमने करंट ईयर दैट इज 31 मार्च 2023 से पहले हमने 90,000 के डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कर दिए। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने ये 6 लाख रुपीज जो है वो क्या करा? रिडम्पशन कर दिया, ठीक, पेमेंट कर दिया 6 लाख का। फिर जब नेक्स्ट ईयर में आए 31 मार्च 2024 को, तो हमें कितना रिडीम करना है? 4 लाख। सो एज पर द प्रोविजन अब कंपनी के पास एटलीस्ट 4 लाख 15% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कितना होगा? 60,000। सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? 60,000। और कंपनी ने ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है? 90,000। तो हम 15% से नीचे हैं कि 15% से ऊपर है सेकेंड ईयर में? नीचे। नीचे क्यों है भाई? आपको 60,000 बनाना था, पर आप ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हो ना 90,000 का, तो रिक्वायरमेंट है 60,000 की। यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 90,000। सो हम लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट तो बेटा नहीं, ऊपर है। 60,000 थी। 60 हो 60 था, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो 60 था, नीचे है फिर है ना? तो ऊपर है ना बाबा। 30,000 रुपये ना? फर्स्ट ईयर में। बेटा देखो, फर्स्ट ईयर में आपने 90,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, यस और नो? ना, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी भी ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास रखे हुए हैं, और मैंने 6 लाख का रिडम्पशन कर दिया, कहानी खत्म 6 लाख की। नेक्स्ट ईयर में आए, मेरे पास अभी भी ये 90,000 के इन्वेस्टमेंट बचे हुए हैं। नाउ मुझे रिडीम करना था नेक्स्ट ईयर में 4 लाख रुपीज। 4 लाख का 15%, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को 60,000 का इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए था अपने पास, पर मेरे पास ऑलरेडी 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मैं दोबारा और इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या? नहीं। नहीं करूंगा।
तो इसका मतलब क्या है, एट एनी पॉइंट आप 15% के नीचे नहीं जाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी को 10 लाख रुपीस का रिडम्पशन करना था, ठीक। कैसे करना था? 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख, 3 इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना था। सो जब फर्स्ट ईयर होगा तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ईयर बाय ईयर करती है, और हम क्या करेंगे, मिनिमम 15% तक ही रहेंगे। सो फर्स्ट ईयर में 3 लाख के रिडम्पशन से पहले जो रिक्वायरमेंट था इन्वेस्टमेंट का, 3 लाख का 15%, दैट इज 45,000। तो कंपनी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 45,000। यहां तक ठीक। अब आपका फर्स्ट ईयर में आपने 3 लाख को रिडीम कर दिया, ओके टाटा बाय बाय, तो 3 लाख रुपीस गए। अब सेकेंड ईयर में मैं आया 4 लाख, तो एज पर द रिक्वायरमेंट 4 लाख का 15% कितना होना चाहिए? 60,000। मींस मेरे कंपनी के पास सेकेंड ईयर के रिडम्पशन से पहले 60,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। यस और नो? क्या कंपनी के ने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है? यस सर। क्या वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ऑलरेडी करके रखा है वो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है, उसको 15,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कम है। कम है। कम तो है। मतलब मुझे और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ना, बिकॉज हमारा एक्ट क्या बोलता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम 15% से नीचे नहीं जा सकते। सो मेरा जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 45,000 है, पर मेरी कंपनी को रिक्वायरमेंट कितनी है? 60,000 की, ठीक। तो मैं कम, मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट कम किया है, तो अब मैं 60,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा कि 15,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा? 15,000। 15। 15 का। तो 15,000। तो मुझे 60 की रिक्वायरमेंट थी, 45 ऑलरेडी बना हुआ था, अब मैं 15,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा इन सेकेंड ईयर। सो फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में मैं ऑलरेडी 15% से ऊपर था सेकेंड ईयर में, इसलिए मुझे कोई सेकेंड ईयर में आई विल डू 0 इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा था। सेकेंड वाले केस में हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम थे, तो इसलिए जो डिफिशियंसी आ रही थी, जो कम इन्वेस्टमेंट था, उतने का हमने और इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है? एम आई क्लियर? सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अभी आपको क्या याद रखना है? 2 चीजें थियोरेटिकली आपको याद रखनी है कि मिनिमम 15% ऑफ डिबेंचर जो हम रिडीम करने वाले हैं अभी रिसेंट में, उसका 15% हमें मिनिमम बनाना है, और इन एनी केस किसी भी रिडम्पशन में 15% से नीचे हमें नहीं जाना है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 15% से नीचे है तो मैं 15% तक पहुंचाकर आ जाऊंगा। एम आई क्लियर हियर? ठीक है। सो अभी आपके दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए कि 15% होना चाहिए, और दूसरी चीज कि किसी भी वक्त 15% से नीचे नहीं होना चाहिए। समिंग अप व्हाट आई हैव सेड। एम आई क्लियर यहां पर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा अराइज होगा वो है व्हेन टू डू इन्वेस्टमेंट। सो डीआरआर का इन्वेस्टमेंट कब करते हैं और डीआरआर कब क्रिएट करते हैं? डीआरआर में जब ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन, तो आंसर क्या होता है? बिफोर रिडम्पशन। बिफोर मतलब रिडम्पशन। सो देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, लेकिन डीआरआई की एक स्पेसिफिक डेट है। आपको क्या बोला? ऑन और बिफोर 30th अप्रैल of current year for the debentures to be redeemed till 31st March of next year। So ये बुकिश लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज करती है, मैं इसको इजी कर देता हूं। और नेक्स्ट ईयर, तो क्या बोला? डेट क्या है? 30th अप्रैल। 30th अप्रैल या उससे पहले कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 30th अप्रैल और उससे पहले। तो सर कौन सी 30th अप्रैल? करंट ईयर जो खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर में खत्म होगा ना 31st मार्च को, टिल 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जितने भी डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उन सब के लिए 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट। तो 30th अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 30th अप्रैल या फिर उससे पहले। सो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा तो हम हमेशा 30th अप्रैल पर बनाकर आएंगे। सो सर इसको समझने के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चन बता सकते हो क्या? हाँ। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सी, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेट ऑफ रिडम्पशन।
कौन सी डेट को रिडीम करेंगे, और आप मुझे बताइएगा डेट ऑफ DRI। ठीक, समझो अगर हमारा जो डेट है वो है 30 सितंबर 2023, इसकी DRI की डेट बताइए। 30th April 2023। यस, 30 अप्रैल 2023। मतलब आप क्या याद रखिएगा ना, जो भी डेट आपको दी हुई है ना उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी, दैट्स इट। जैसे अब बताइए इसका 31 मार्च 2024, 30th April 2023. 38 April 2022. 22, 23 23. 30 अप्रैल 2023। अच्छा बताइए। सर तो हाँ वो जी। एक साल पहले ही बना लेगा DRI। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट तो हम पहले ही करके रखेंगे ना भाई। इन्वेस्टमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे कुछ इनकम अर्न हो जाए, ठीक है ना। तो अगर रिडम्पशन की डेट पर ही करेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ, है ना, कुछ इनकम तो अर्न हो। सो वॉट एवर द डेट इज उसके पहले। अच्छा आप बताइए 30 मई 2023। 30 April 2023। यस, 30 अप्रैल 2023। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी, जो डेट दी है उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी। अच्छा मुझे एक और बताइए एग्जांपल, 22 अप्रैल 2023। 30th April 2022। यस, 30 अप्रैल 2022, क्योंकि इस डेट से पहले जो 30 अप्रैल आएगी वो 2022 में ही आएगी। तो वो मेरी मिनिमम, दैट इज माय फाइनल डेट। आई कैन नॉट डू इन्वेस्टमेंट आफ्टर दैट डेट। 30 अप्रैल या उससे पहले जरूर कर सकता हूं। एम आई क्लियर? सर एक डाउट था, हाँ। अगर मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2023 का, तो उसकी कब से करूंगा मैं DRI क्रिएट? 1 अप्रैल 23। कौन जवाब देगा कुशाग्र का? 30th April 2022। यस, 30 अप्रैल 2022। पर लेकिन उसमें आपने लिखवाया था 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो पर लेकिन 31st मार्च के बाद आ रहा है। अब ये वो तो ठीक है, यहाँ पर मंथ्स की बात नहीं है। बात यह है कि मैं इस ईयर के लिए जाऊंगा, 1 अप्रैल के लिए जाऊंगा। तुम बताओ क्या बाद रिडम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? नहीं ना, तो उसके पहले ही करना पड़ेगा। तो उसके पहले जो 30 अप्रैल आएगी, तो वो एक महीने का गैप इसलिए दिया हुआ है 1 अप्रैल और 30 अप्रैल, कि कंपनी को थोड़ा सा रिलीविंग टाइम मिल जाए। तो लॉजिकली आप कैसे याद रखो कि जो भी डेट गिवन हो, और वैसे भी मैं आपको बताऊं कंपनी एकदम फर्स्ट मंथ में कभी भी रिडम्पशन करती नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक केस है। सो आपको क्या याद रखना है, जो भी डेट गिवन है उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी, दैट इज द डेट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो दो केस बन जाएंगे। सो इसमें दो केस बनाएंगे। इफ डेट गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन दे ही दिया, बता दिया भैया इसी डेट को करो, तो फिर पीछे मत पड़ना, ना 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 सर ने तो बोला था 30 अप्रैल। नहीं, अगर डेट गिवन है तो जो गिवन है वही करेंगे, और अगर डेट गिवन नहीं है तो फिर हम अपना 30 अप्रैल का यूज करेंगे। एम आई क्लियर? चलिए, सो हमें क्या पता चला सर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करना है और 30 अप्रैल तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाउ? सर थोड़ा सा आप ऊपर कर देंगे। यस। सर जो रिडेम्पशन की डेट्स हैं वो जनरली या तो हाफ ईयरली होगी या तो ईयर एंड पे ही होगा, ऐसे ऐसी वाली डेट्स आती हैं। तो डेट कोई भी हो सकती है प्रियांश, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बीच वाला सेंटर डेट हो 30 सितंबर हो, 31 मार्च हो। कोई भी डेट होता है, 17 अप्रैल हो सकती है, 19 दिसंबर हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन। सर 17 अप्रैल 2024 हो तो 23 के 30 अप्रैल को होगी। हाँ यस, 30 अप्रैल 2023, ठीक है। बट मैंने आपको बताया ना, जनरली फर्स्ट मंथ में रिडम्पशन होता नहीं है। तो ठीक है, चलिए। सो हाउ टू डू का मतलब क्या होता है कि जो जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल सी है। क्या है जर्नल एंट्री? हमारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है? Asset. Asset. एसेट होता है। एसेट को Asset. डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। वेरी गुड। Debit.
कनेश किसने पढ़ाया था तुमको 11th क्लास में? सर कौन था? आवाज नहीं। तो डेबिट होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। सो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और हमारी जेब से पैसा जाएगा इसलिए टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी एंट्री। नरेशन आ जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट डन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सिंपल, ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं है इसमें। डन। सो इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल रिजर्व है भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा जाएगा, एसेट आएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डू DRI? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनीज करेंगी? सो अब क्योंकि हम DRR को पढ़ चुके हैं तो हमें पता है किस किस तरीके की कंपनीज होती हैं। हाउ विल डू DRI लिख दिया। क्या हो गया मेरी इंग्लिश को? लगता है मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा किसी तो रिजल्ट स्पेशल से बात करना बंद कर दो। चलिए, नहीं, मुझे किसी स्पेशल इंग्लिश टीचर के पास क्लासेस लेनी पड़ेंगी एंड एवरीबॉडी नोज। सर वनीता मैम फ्री हैं। सोचो मैंने मैं उनसे इनका प्राइवेट याद ट्यूशन रखा। लेने जाऊं, बट सोचो, जस्ट इमेजिन। सर कोई नहीं, नहीं, फिर बस स्टॉप भी नो नो भाई, मैं इतने इतने बड़े लोगों के पास नहीं जाता। अप्रोचेबल डिस्टेंस सर। छोड़िए, मेरा दिल धक धक करने लगता है ये नाम आते ही। ओके, फोकस यहाँ पर रखेंगे। सो क्योंकि हमने DRR का क्रिएशन देखा था तो हमें पता है कौन कौन सी टाइप की कंपनीज रहती हैं। सो उसको सीक्वेंस में लेते हैं। कौन कौन सी कंपनी रहती है? पहले हमने देखा था AIFI। AIFI मतलब क्या? ऑल इंडिया फाइनेंसिंग कंपनीज। ठीक। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनीज हमने कौन सी देखी थी? बैंकिंग कंपनीज। और हमने कौन सी कंपनी देखी थी फिर? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर हमने देखा था लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी के अंदर हमने 3 टाइप की कंपनी देखी थी। एक देखी थी NBFC, एक देखा था HFC। सर ये तो और अनलिस्टेड में देखा था ना। ये सब में होता है ना बेटा, ये सेम क्वेश्चन तुम रिपीट करते हो। लास्ट क्लास में भी यही क्वेश्चन पूछा था तुमने कि ये 3 कैटेगरी है बेटा, लिस्टेड में भी हो सकती है, अनलिस्टेड में भी हो सकती है। ठीक। और 5th टाइप की कंपनीज अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में भी यही 3 टाइप की कंपनी रहती हैं कि अनलिस्टेड NBFC भी हो सकता है, अनलिस्टेड HFC भी हो सकता है, और अनलिस्टेड अदर अनलिस्टेड कंपनीज भी हो सकती हैं। ठीक है। सो DRI से पहले एक बार थोड़ा सा DRR के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले, याद रख। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बताइए इनमें से कौन सी कंपनी को करना पड़ता है DRI? सर अदर DRR, अनलिस्टेड अनलिस्टेड सर, अदर ओनली अनलिस्टेड अदर कंपनीज, है ना? सिर्फ इसको DRR बनाना पड़ता है। बाकी जितने भी कंपनी, AIFI, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, HFC चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, दोनों को नहीं बनाना पड़ा। लिस्टेड की अदर कंपनीज को भी DRR नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ अनलिस्टेड अदर टाइप ऑफ कंपनीज को। या हम बोल सकते हैं इसको, हम ऐसा वर्ड हमारे क्वेश्चन में यूज क्या होता है, इनको अदर को हम कैसे बोलते हैं? अनलिस्टेड नॉन NBFC एंड HFCs। सिर्फ इनको बनाना पड़ता है, ये DRR का था। अब अपन किसको देखेंगे? DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ता है? सो एक चीज तो याद रखिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको ना DRR की जरूरत होती है ना DRI की जरूरत होती है। तो ये भी DRI नहीं करेगा, AIFI बैंकिंग भी नहीं करेगा, अदर फाइनेंशियल भी नहीं करेगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी कोई सी भी हो, लिस्टेड कंपनी कोई सी भी हो, सबको
डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो भले इनको डीआरआर नहीं क्रिएट करना पड़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर क्रिएट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब अनलिस्टेड के पास आएंगे तो अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी को नहीं करना है, एचएफसी को भी नहीं करना है, और ये जो अनलिस्टेड अदर होती है इनको तो डीआरआर भी करना पड़ता है, डीआरआई भी करना पड़ता है। सो एक लिस्टेड कंपनीज है जिनको, चाहे किसी भी तरीके की लिस्टेड कंपनी, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो वर्ड फलाना ढिमकाना कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तब आपको सोचना ही नहीं है वेदर इट इज एनबीएफसी, एचएफसी और अदर लिस्टेड, उनके लिए इन्वेस्टमेंट तो कंपलसरी है। सिर्फ डीआरआर एक टाइप की कंपनीज के लिए है, वो है अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एंड एचएफसी, लेकिन डीआरआई लिस्टेड किसी भी टाइप की हो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड में ओनली अदर वालों को करना पड़ेगा। एम आई क्लियर हियर? सो ये टेबल मैंने कंपैरिजन भी दे दिया ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होना है और कहाँ कहाँ रिजर्व बनना है। ये सर clear डीआरआई लिस्टेड को क्यों बनाना पड़ता है? क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि लॉ बोलता है, लॉ ने बोला हुआ है। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब हर चीज को एक बहुत सिंप्लीफाई वे में बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डीआरआर तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो पल्ले पड़ जाता है आपका, बट इन्वेस्टमेंट क्यों एक्चुअली, अब क्या बोलूं मैं, इसका रीजन सिंपल वे में क्या ही दूंगा मैं, उसके लिए फिर मुझे कॉम्प्लेक्स कंपनीज एक्ट के बारे में समझाना पड़ेगा, कंपनीज की वर्किंग समझानी पड़ेगी। एक मिनट गाइस, काव्या और मेरा वो बैग में से चार्जर दे दो ना इसको, लैपटॉप का। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? चलिए बताइए मुझे कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? 50। 15%। 15%, तो यहाँ पर 2% है ही नहीं, मिनिमम 1500, ओनली 15 से ज्यादा कंपनी कर सकती है, बट क्योंकि मैक्सिमम का अमाउंट नहीं है हमारे पास, हम हमेशा 15% पर ही जाते हैं। कब करना पड़ता है? व्हाट्स द डेट? 4/30 सर कभी भी कर लो, लेकिन 30 अप्रैल आपकी आखिरी डेट है। तो जब आपको डिबेंचर रिडीम करना है उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी तब तक आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद हमने देखा जर्नल एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और फिर हमने देखा किस किस तरीके की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि सर हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का होता क्या है? सर होता क्या है? व्हाट वी डू विथ these investments? सो हम ये इन्वेस्टमेंट का करते क्या है, इसको सेल कर देते हैं, सेल द इन्वेस्टमेंट। सर कब सेल करना पड़ता है? या तो आपके पास फंड अवेलेबल नहीं हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर बिफोर द लास्ट रिडम्पशन, बिफोर द लास्ट रिडम्पशन। तो कब सेल करना है? बिफोर द लास्ट रिडम्पशन। सर थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल। चलिए एक कंडीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी को अपने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं 12 लाख रुपीस के, रुपीज 12 लाख, और इन्होंने क्या बोला, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 लॉट्स में करेंगे, 4। ठीक। सो 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी को रिडीम करना है। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट कैसे बोला? इन्होंने बोला 2 लाख ईयर 1 के एंड पे, 3 लाख उसके बाद, फिर हम करेंगे अगेन 3 लाख, और बाकी बैलेंस हमारे पास जो बचा 4 लाख। ठीक है। सो इस तरीके से हमें बोल दिया। अब बोला कि अब इन्वेस्टमेंट बताओ कब कब होगा, कितना कितना होगा, कब इन्वेस्टमेंट करेंगे और कब इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एक मिनट रुकिए यार, मैं एक बार बुक में से एक और चीज कंफर्म कर लूं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ओके गॉट इट, यस परफेक्टली फाइन, वी आर गोइंग परफेक्टली फाइन। ठीक। सो अब क्या करेंगे, अब ईयर 1 में देखते हैं। ईयर 1 में मुझे बताइए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना, अमाउंट बताइए। मैं लिख लेता हूँ DRI 30,000
हाँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ DRI क्रिएट, यहाँ पे लिख लेता हूँ DRI सेल। सो आपने क्या बोला सर, 2 लाख का 15%, दैट विल बी 1000, यस और नो, एवरीवन इज फाइन। यहाँ पे 30,000 हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब मैं ईयर 2 के एंड में आया। सो ईयर 2 जब आया तो मैंने देखा मुझे 3 लाख का रिडक्शन करना है, तो 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000। तो ईयर 2 में मुझे बताइए, मुझे कितना डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा 15,000। परफेक्ट सर, देखो 45,000 आपका कैलकुलेशन आ रहा है, मतलब आपके पास 45,000 से कम के इन्वेस्टमेंट नहीं होने चाहिए, बट आपने जो ऑलरेडी आपके इन्वेस्टेड है वो 30,000 है। सो आप क्या करिए, 15,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो सेकंड रिडम्पशन से पहले आपके पास 45,000। ठीक है, अब आते हैं ईयर 3 में। ईयर 3 में मुझे अगेन 3 लाख का रिडम्पशन करना है, तो 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000। ठीक, तो 45,000 को मैं तो देखूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी कितने क्रिएटेड है, 45। 45 तो 45,000 की रिक्वायरमेंट है, 45,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ना तो सर आप कुछ क्रिएट करोगे ना ही आप कुछ सेल करोगे। अब आते हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में आए तो 15% 4 लाख का हो जाएगा 60,000। ठीक, तो 60,000 होना चाहिए, तो ईयर 4 में कितना क्रिएट करूंगा, 15,000 15,000। तो सर 60,000 आपको रिक्वायरमेंट थी, 15,000 यस 45,000 आपका ऑलरेडी था, सो 15,000 का आप क्रिएट करोगे 30th अप्रैल को, और जिस डेट को, अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अब जिस डेट को आप रिडीम करोगे ये 4 लाख, उस दिन अब आप, क्योंकि अब आपका कंप्लीट रिडम्पशन हो गया, तो आप पूरा सर आपकी आवाज कट रही है। सेल कर दोगे। सर आवाज गई। आपकी वॉल्यूम अप डाउन हो रही है सर। ये माइक ना, इसको बारिश का असर हो गया है। ह्यूमिडिटी से हो गया। सर काला जादू किया है मेरे हिसाब से। रिजल्ट मैंने कुछ नहीं बोला जसप्रीत, सो गई है जसप्रीत, पता है। कि शैडो में रह रह के ये सब सीख गए हैं ये लोग। हाँ, सब बोलना सीख गए ना। हाँ, ओके, वंस अगेन वापस आते हैं। सो 15,000 का हमने क्रिएट करा, क्लियर आ रही है, बीच में क्रैक तो नहीं हो रहा ना आवाज? नहीं सर अभी जादू काम नहीं 15,000 का क्रिएट करना है। अब क्योंकि लास्ट रिडम्पशन है, तो जैसे ही 4 लाख आप रिडीम करोगे, रिडम्पशन से पहले अब इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास डिबेंचर ही नहीं रहेंगे, तो आप क्या कर दोगे, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे। तो कितना सेल करोगे, 60,000 60,000। यस सर, 30 15 15 आपने क्रिएट करा था, 60,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर चुके थे, पूरा का पूरा आप सेल कर दीजिए। समझ में आया? जी सर। समझ में? लेट्स टेक वन मोर कंडीशन, क्योंकि ये मैं अब जो कंडीशन बता रहा हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग वी आर डूइंग। उसके बाद हम लोग एक बार रिकैप करेंगे और फिर आज की क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे। सो एक और कंडीशन ले लेते हैं। ओके, अगेन ₹15 लाख मुझे रिडीम करने थे। कंपनी ने बोला कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ईयर 1 में इन्होंने बोला कि हम लोग 3 लाख रिडीम करेंगे, ईयर 2 में हम 10 लाख रिडीम करेंगे, और ईयर 3 में हम लोग 2 लाख का रिडम्पशन करेंगे। यहां तक ठीक है? ठीक। सो मैं अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ, DRI क्रिएट कितना होगा और DRI सेल कितना होगा। ठीक, अच्छा, DRI क्रिएट कितना करेंगे ईयर 1 में, 15 3 लाख 45 का 15%, दैट विल बी 45,000। सो 45,000 क्रिएट करेंगे। जी बेटा, हमें देखना। हाँ, सो 45,000 हम लोग क्रिएट करेंगे। अब ईयर 2 में आ जाएंगे, तो ईयर 2 में 10 लाख का 15% कितना होता है, 3,000। 15,000। वेरी गुड, 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, सो इट मीन्स हमें 1,50,000 की रिक्वायरमेंट थी, और 45,000 हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अब हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 1,05,000 1 1 लाख। लाख। तो हम लोग 1,05,000 का और इन्वेस्टमेंट कर देंगे।
फिर लास्ट ईयर के में आएंगे, लास्ट ईयर में 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। 30,000। तो हमें 30,000 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हम ऑलरेडी 150 का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो क्या कुछ और डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। कुछ सेल करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर। पर सर ये रिडम्पशन लास्ट रिडम्पशन है, तो आप काय को रिमेनिंग अमाउंट सेल कर दो, पूरा का पूरा 1,50,000 को ही सेल कर दो, लास्ट ही है। सर अगर ये लास्ट नहीं होता तो? हाँ लास्ट नहीं होता तो आप बोलो तो एक और केस ले लो। नहीं आप इसमें समझा। इसमें एक और ईयर जोड़ के बता दो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसी में एक और ईयर। चलिए, तो हम 15 लाख की जगह क्या करते हैं, इसको 18 लाख कर देते हैं। 15 लाख की जगह इसको 18 लाख कर देते हैं, और ईयर 4 में बाकी जो रिमेनिंग है कितना, 3 लाख, इसको रिडीम करेंगे। सो अगर ऐसी कंडीशन हो फिर जाती है, 1,50,000 हटा देना। हाँ ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जब मैं ईयर 3 में आया तो मैंने देखा कि मुझे तो ओनली 30,000 की रिक्वायरमेंट थी। मैं ऑलरेडी 1,50,000 जो है वो रिडीम क्रिएट कर चुका हूं, मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 में से अब हमें सिर्फ 30 मेंटेन करना है, तो बताइए 120 और क्रिएट करेंगे कि सेल करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे। भी नहीं Yes. करेंगे हाँ सेल कर देंगे, क्योंकि अब एक्स्ट्रा है ना, काय को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके रखे। सर, पर वो एक और ईयर भी तो है। हाँ एक और ईयर में आगे चलेंगे ना फिर। अभी यहाँ पे क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम 15% तक हम मेंटेन कर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, 15% से नीचे मत जाना, तो ओके हम 15% तक ही रखे। कंपनी तो क्यों ऊपर नहीं जा सकते? हाँ ऊपर जा सकते हैं, बट तुम खुद सोचो अनंत, तुम कंपनी हो, तुम क्यों ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे जहां तुम नहीं चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना? तुम्हें गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, तुम वहां नहीं करना चाहते, व्हाई यू विल डू? वो तो सर गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो मिनिमम वाला रूल फॉलो कर देते हैं, है ना? जैसे आप लोगों को बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस पहन कर आओ, तो सर अब फॉर्मल पहनने की इच्छा तो नहीं है, पर ठीक है आप बोल रहे हैं तो असेंबली वाले टाइम में टाई लगा लेंगे, बाद में उतार लेंगे। ठीक, तो समथिंग लाइक दैट, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, तो हम 15% तक ही रहते हैं। सो हमने क्या करा, 1,20,000 का सेल कर दिया। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में 3 लाख का 15% कितने की रिक्वायरमेंट थी? 45,000। 45,000। हमारे पास ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट है? 30,000। अब 30,000 ही है, क्योंकि 120 तो हम लास्ट ईयर सेल कर चुके हैं, तो अब मेरे पास 30,000, तो 45,000 की रिक्वायरमेंट थी, 30,000 मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 15,000 का और क्रिएट करूंगा। और क्योंकि अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो जिस दिन रिडम्पशन करूंगा उसके एक दिन पहले या उसी दिन पे सेल कर दूंगा। कितना सेल कर दूंगा? सर 45। 45,000। सर 30,000 पुराने, 15 आपने अभी क्रिएट करे, 45,000 को सेल कर दोगे। एम आई क्लियर? सो सर पर ये बीच में सेल करना नेसेसरी नहीं है ना, मतलब अगर किसी को मेंटेन करना नॉट नेसेसरी ना, इट इज नॉट नेसेसरी, बट थ्योरेटिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसा लिख कर ऐसा शो करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बुक की लैंग्वेज दिखाता हूँ, रुकिए सर इसमें 45,000 सेल क्यों करा? जी, क्योंकि लास्ट है ना, 45,000। लास्ट है, इसके बाद तो इन इन्वेस्टमेंट का पूरा रिडम्पशन हो गया, तो आप इस इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे, रख के पूरा का पूरा सेल कर दो। सो अपने पास तो 15 है ना? 15 नहीं है बच्चे, 30 अपने पास पहले था ना, और 15 अभी क्रिएट करा, तो टोटल अब हमारे हाथ में कितना आ गया, 45,000 का आ गया। तो मुझे थर्ड ईयर का जो सेल किया वो समझ गया है। थर्ड ईयर में ओके। सो हर्ष, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 15% की है, तो हम मिनिमम पर रहेंगे। अब थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर के पहले तुम्हारे पास कितने इन्वेस्टमेंट थे, मुझे ये बताओ। 1,50,000। 1,50,000 थे। थर्ड ईयर के रिडम्पशन के वक्त कितने की रिक्वायरमेंट थी? 30,000। 30,000। इसका मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किया हुआ है ना तुम्हारा, ठीक है? सो एक्स्ट्रा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम मिनिमम पे चल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, 120 जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग सेल कर देंगे। तो अब हमारे पास हाथ में कितना बच गया, 30। फिर नेक्स्ट ईयर में रिक्वायरमेंट थी 45,000 की, 30 है तो 15 का और क्रिएट कर देंगे। तो सर वो सेकेंड ईयर में भी सेल क्यों नहीं करा? सेकेंड ईयर में सेल नहीं, सेकेंड ईयर में तो कम था ना बेटा। देखो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना था, 45। सेकेंड ईयर के एंड में रिक्वायरमेंट 150 की थी, ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ना कि सेल करना पड़ा। गॉट इट? ठीक है। सो
क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी इतनी जाग गई, वैसे मैं ये इतने केस बताता नहीं बट क्यूरियोसिटी आपकी थी, तो मैंने लगभग सारी वैरायटी बता दिया। सो एक बार समराइज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज पूरा डिस्कस कर दिया। पहला कि इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है कितना, 15% ऑफ द फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले हैं उसका। और हमने ये भी पढ़ा कि इन एनी केस 15% से नीचे हमें नहीं जाना। फिर हमने देखा कब डीआरआई करना है, तो हमने देखा कि 30 अप्रैल, जिस डेट को रिडम्पशन करना है उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी वो फाइनल डेट है, उससे पहले या उस डेट तक हमें इन्वेस्टमेंट कर देना है। फिर हमने देखा कि कैसे करना है, उसकी जर्नल एंट्री हमने देखी। फिर हमने देखा कौन कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। सो हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन करेगा और कंपैरिजन भी देखा डीआरआर और डीआरआई का। और फिर लास्ट में हम ये आए कि इन्वेस्टमेंट का करेंगे क्या, सेल कर देंगे रिडम्पशन से, लास्ट रिडम्पशन से पहले, और मिनिमम रिक्वायरमेंट 15% को मेंटेन करते हुए। उसमें हमने डिफरेंट वैरायटीज देखी। यहां तक क्लियर? ठीक है। सो अच्छी बात यह है कि मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो वो आपको लेंदी जरूर लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और अमाउंट कितना आ रहा है। So now it will be very easy for us to understand the whole process. So debenture redemption is not a difficult chapter. बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है। इशू भी देखना है, रिडम्पशन भी देखना है, डीआरआर और डीआरआई की कंडीशन भी देखनी है। सो बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इफ द रूल इज क्लियर इन अवर माइंड, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगा और उसके बाद फ्लुएंट हो जाएंगे हम लोग। एम आई क्लियर यार? ठीक है। सो अगर आपका डीआरआर का कॉन्सेप्ट वीक है तो आई विल टेल यू कि आप वो डीआरआर का और ये डीआरआई का दोनों का वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन सबके अब मुझे आपको थ्योरेटिकली कुछ नहीं बताना है, एवरीथिंग हैज बीन डन। अब सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट की 2-3 क्लासेस हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर।